नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साईं। शुरुआत कर रहे हैं हम गुजरात की खबर से, जहां पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किस तरह से धुआंधार प्रचार करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी के जो 15 वरिष्ठ नेता हैं वो एक ही दिन में चुनावी मैदान में यहां पर उतरने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवसारी, राजकोट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं नितिन गडकरी जामनगर, भरूच और सूरत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ मोरबी जिले में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता शुक्रवार को चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिन नजदीक आते चले जा रहे हैं। गुजरात चुनाव 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होना है और उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां करने की पूरी योजना है बीजेपी की। बीजेपी को दरअसल उम्मीद है कि इतने सारे नेताओं की एक साथ सभा करने से कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है। और किस तरह से पूरी रणनीति बीजेपी ने बनाई है इस चुनावी प्रचार की, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। गुजरात में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शुक्रवार से बीजेपी वहां पर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये चुनाव अभियान जबरदस्त तरीके से शुरू करने जा रही है बीजेपी। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं गुजरात के CR पाटिल, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके लिए कारपेट बॉम्बिंग करेगी, यानी देश के जो तमाम पार्टी के आला नेता हैं वो अगले 3 दिनों तक गुजरात में एक के बाद एक धुआंधार चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसमें शनिवार को पीएम मोदी की भी रैलियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार से लेकर सोमवार तक 3 दिनों तक गुजरात में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो पहले चरण की 89 सीटें, उनमें से 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। इसे बूथ संपर्क यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें ये तमाम नेता हर क्षेत्र में जो मंदिर होगा वहां पर दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और दिन भर बूथों पर संपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, सीधे सीधे काम जो बीजेपी ने किया है राज्यों में, केंद्र में, उसके बारे में गुजरात के लोगों को जानकारी देंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं किया जाएगा और रात में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इन विधानसभा क्षेत्रों पर उनसे संपर्क किया जाएगा। जो रैलियां हो रही है उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये जा रहे हैं गुजरात में और कम से कम 15 जगहों पर अलग अलग इनकी भी रैलियां होने जा रही हैं। तो इस तरह से पूरे गुजरात को बीजेपी छान देगी, छान मारेगी। और ये उसका बीजेपी का कहना है कि इससे जो कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, इससे पीएम मोदी की जो रैलियां हैं उनकी शुरुआत करने के लिए एक ज़बरदस्त माहौल पार्टी तैयार करेगी गुजरात में। और इस तरह से जहां पर बीजेपी रिकॉर्ड 7वीं बार गुजरात में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, वहां पर वो कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए इस तरह पर बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर यह संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे। राहुल 21 नवंबर को गुजरात जाने वाले हैं। उनका गुजरात दौरा 2 दिन का रहने वाला है और इस दौरान वो कई रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे। राहुल गांधी फिलहाल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र में है और कई तरह के कयास लग रहे थे कि क्या वो गुजरात का दौरा करेंगे ऐसे वक्त में जबकि चुनाव वहां पर होने जा रहा है। तो खबर अब ये है कि 21 तारीख को राहुल गांधी गुजरात में होंगे। और साथ ही आपको ये बता दें कि चुनाव प्रचार जो करेंगे वो वहां पर, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में ही उस दौरान रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम की बात करें तो 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 दिन तक गुजरात में वो होंगे और इस दौरान वो 8 रैलियों को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। फिर 21 नवंबर को PM 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, इस वक्त राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र से गुजर रही है और राहुल गांधी का VD सावरकर को लेकर दिया बयान जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। इसके बाद सियासत भी हो रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने राहुल के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किए हैं। उद्धव ठाकरे ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सावरकर की वो चिट्ठी सबको दिखाई थी जिसके जरिए राहुल ने ये बताया कि किस तरह से सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया था।
सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। 15 नवंबर को महाराष्ट्र के वाशिम में बिरसा मुंडा की जयंती पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी का विरोध शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने किया। ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही सांसद राहुल शेवाड़े ने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रुकवाना चाहिए। ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है और ये सावरकर के विचार का राज्य है। रणजीत जी सावरकर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। साथ में आदित्य ठाकरे के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर भी सवाल उठाया। मैं विचार कर रहा था कि स्वर्ग में बाला साहब ठाकरे पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे पदयात्रा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां राहुल गांधी का सावरकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया, तो वहीं वो बीजेपी पर भी हमलावर रहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है, वो ऐसे जाएगी नहीं, जाने वाली नहीं, और कोई भी जितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटाने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र्य संग्राम, जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए? क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है? जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। गुरुवार को राहुल गांधी से जब दोबारा सावरकर पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी पेश कर बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो केवल सच बता रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते नजर आए और बाद में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को राहुल गांधी के सावरकर के बयान से तो अलग किया, लेकिन बीजेपी पर भी वो हमलावर रहे, उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश होगी कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहें। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 10 घंटे तक पूछताछ की। रात 9:30 बजे के बाद ईडी दफ्तर से वो बाहर निकले हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी उन्हें लेने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले भी किए थे। हेमंत सोरेन ने उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं और जो आरोप लगे हैं कहीं से संभव नहीं दिखता। एजेंसियों को जांच करके आरोप लगाना चाहिए। सरकार को अस्थिर करने की ये पूरी साजिश हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे सस्पेंस के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन गुरुवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच ही गए। घर से उनके साथ छोटे भाई बसंत सोरेन और उनके करीबी अधिकारी भी आए, लेकिन सोरेन ने इससे पहले अपने आवास पर पत्रकारों के आगे ईडी द्वारा बुलाए जाने पर अपनी नाराजगी फिर जाहिर की। धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने से पहले कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। इसमें उनके करीबी पंकज मिश्रा
अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और खनन सचिव पूजा सिंघल से हुई पूछताछ और छापेमारी में मिले साक्ष्य शामिल हैं। लेकिन सोरेन ने अपने एक पत्र में इस बात पर सवाल उठाया कि ईडी ने इस घोटाले को 1000 करोड़ का बताया है। जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि गुरुवार की पूछताछ के बाद ईडी का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अब तक हेमंत सोरेन के लिए संतोष की बात यह है कि राजनीतिक रूप से वो अपने कुनबे को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। करीब 9.5 घंटे तक ईडी दफ्तर में रहने के बाद हेमंत सोरेन आखिरकार बाहर निकले और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी उन्हें आज करीब 30 सवाल पूछने के बाद आने वाले दिनों में उन्हें एक बार फिर बुला सकती है। लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी का कोई ऐसा डर नहीं है। कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ईडी की यहाँ पर बात कर लें, जांच एजेंसी ईडी के जो डायरेक्टर हैं एसके मिश्रा, उनका कार्यकाल एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और इस बार उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा का ये 3रा एक्सटेंशन है। एसके मिश्रा ईडी डायरेक्टर के तौर पर 4 साल पूरे कर चुके हैं और अब ये उनका 5वां साल होगा। इसके साथ ही वे ईडी के डायरेक्टर पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले अधिकारी भी बन जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं दक्षिण के राज्य कर्नाटक की, जहां अगले साल चुनाव है और उससे ठीक पहले कांग्रेस ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर। बेंगलुरु में बीजेपी सरकार ने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है, ये कांग्रेस का आरोप है, जिसमें यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और ऐसे वोटरों के नाम हटवाए गए जो कि बीजेपी विरोधी माने जाते हैं। इसके लिए बीजेपी ने सर्वे करवाया, ये कहा गया है सरकारी अधिकारियों के फर्जी पहचान पत्र बनवाए गए हैं और जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। ये एक पुरानी पार्टी की तस्वीर है, कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण की, जो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पार्टी एनजीओ चिलुमे के निदेशक रवि कुमार की है, जिसे बेंगलुरु के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों से वोटर्स की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कांग्रेस के मुताबिक कोशिश वोटर लिस्ट में जोड़ तोड़ करने की थी, लेकिन पोल खुल गई। निजी लोगों के फर्जी सरकारी पहचान पत्र बनवाए गए। बीबीएमपी और सरकार के अधिकारियों की जानकारी के बगैर दिन दहाड़े वोट की ये चोरी नहीं हो सकती और इसके लिए सीधे सीधे श्री बसवराज बोम्मई जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन अथॉरिटी हैं वो जिम्मेवार हैं। बीबीएमपी और बोम्मई सरकार के अधिकारी जिम्मेवार हैं। इसलिए इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, स्टोलन प्रॉपर्टी को आगे बेचने का ये सारा धंधा जो हुआ है, इन पर एफआईआर दर्ज हो, बसवराज बोम्मई जी का इस्तीफा हो। कांग्रेस का आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उन लोगों के भी जो बीजेपी विरोधी माने जाते हैं। इसके लिए बोम्मई सरकार के इशारे पर फर्जी बूथ लेवल सरकारी अधिकारी बनकर वोटरों का ब्यौरा इकट्ठा किया गया। बेंगलुरु शहर के शिवाजी नगर में भी हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने कांग्रेस के आरोप पर अपनी मुहर लगाई। वो फॉर्म्स लेके आए, उसमें लेके आके वो बताए इसमें मैं चेक किया, वो पूरे में चेक किया तो जो आदमी प्रेजेंट जिंदा है वो आदमी को भी डी डाल के थे इसके ऊपर, ये डेथ हो गया बोल के। टोटल 8 का भी है नया, पुराना कार्ड 8 का भी है। जब ये लोग आए, हम लोग बात करके उनको रिप्रेजेंट किए सब चीजें। 5 आदमी का आ गया कार्ड, अभी तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया, उसको पोस्ट में आ गया। 3 आदमी का बिल्कुल नहीं आया, नया वाला कार्ड भी नहीं आया। उधर जाके पूछा तो नहीं है बोल के बोल रहा।
कांग्रेस की मांग है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच करें। बताया जा रहा है कि बीबीएमपी ने एक एनजीओ को जिम्मेदारी दी कि वो लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाएं, लेकिन इन लोगों ने लोगों की निजी सूचनाएं जुटाई और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। एनजीओ के लोगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया। कांग्रेस का आरोप है कि इस डेटा से वोटरों के नाम हटाए गए और आईटीबीटी मंत्री अश्वत्थ नारायण पर्दे के पीछे से इस एनजीओ का संचालन कर रहे थे। इसके अलावा बीबीएमपी का महकमा सीधे मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए आरोप की आंच उन पर भी आ रही है। इट इज अ मैटर बिटवीन इलेक्शन कमीशन। ये मामला इलेक्शन कमीशन, बीबीएमपी और एनजीओ के बीच का है। अगर कुछ लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया तो उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई हो सकती है। डेटा किसको दिया गया, किसने दिया और किसने लिया, इसके क्या सबूत हैं? ये बेबुनियादी आरोप है कांग्रेस का। विदाउट इट्स अ बेसलेस एलिगेशन। जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया ताकि वोटर्स लिस्ट से उनका नाम हटाया जा सके, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। यहाँ हमें कई लोग मिले जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। निश्चित तौर पर यह मामला काफी गंभीर है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इनकी मांगे हैं कि सरकार निगमीकरण और निजीकरण की नीतियां वापस ले। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये सरकारी कर्मचारी जुटे थे। देखते हैं रिपोर्ट। और यहाँ पे हम लोग आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं मानती है कि वो फिर भी प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं करती है तो हम उसका और जो विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में उनको दिखाएगी पूरी भारतीय मजदूर संघ क्या कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में देश भर से जुटे सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। बैंकिंग सेक्टर का मर्जर नहीं चलेगा। यह सारे कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। कोई विनिवेश के खिलाफ कार्ड लिए दिखा तो कोई नई पेंशन नीति के खिलाफ। हम लोग ग्रामीण बैंक से हैं। हम लोग के बैंक का निगमीकरण किया जा रहा है। जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग सरकारी जॉब के लिए आए, आज उसी सरकारी जॉब को सरकार हमसे छीनना चाहती है और हमारे बैंक को निगमीकरण करना चाहती है और कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचना चाहती है। आंदोलन कर रहे मजदूरों की मांग है कि पब्लिक सेक्टर और सरकारी उपक्रम के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, प्रतिरक्षा और रेलवे के निगमीकरण पर रोक लगाई जाए, बीमार उद्योगों को फिर से जीवित किया जाए, सरकारी कंपनियों में स्थायी कामगारों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए, संस्थानों में काम कर रहे ठेका मजदूरों को स्थायी किया जाए। जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों पे जूं रिंगाने के लिए हम लोग आए हैं कि तुम हमारी बात सुनो और जो निर्णय कर रहे हो ये सही निर्णय नहीं है। ये निर्णय क्या जो गलत है जिनके खिलाफ हम लोग आए हैं। साफ है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों में यह गुस्सा प्रतिरक्षा, रेलवे, कोयला, एचएएल, बिजली, टेलीकॉम, बंदरगाह, एविएशन, तेल, इस्पात और डाक जैसे महत्वपूर्ण विभागों में है। सरकार ने अगर समय रहते इनकी वाजिब मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो राहुल गांधी की ये यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। और राहुल गांधी के वीडी सावरकर को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, अब उसकी जाहिर सी बात है काफी चर्चा हो रही है और उनके खिलाफ शिकायत भी अब दर्ज हो गई है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं सियासत इस पर बढ़ेगी। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने राहुल के विरोध में जगह जगह कल प्रदर्शन किए। उद्धव ठाकरे ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि सावरकर का हम सम्मान करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने, जैसा कि हमने बताया, सावरकर की वो चिट्ठी सबके सामने रख दी थी, जिसके जरिए राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की और गांधी, नेहरू और पटेल सबको धोखा दिया। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। 15 नवंबर को महाराष्ट्र के वाशिम में बिरसा मुंडा की जयंती पर बात करते हुए
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी का विरोध शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने किया। ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही सांसद राहुल शेवाड़े ने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रुकवाना चाहिए। ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है और ये सावरकर के विचार का राज्य है। रणजीत जी सावरकर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। साथ में आदित्य ठाकरे के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर भी सवाल उठाया। मैं विचार कर रहा था कि स्वर्ग में बाला साहब ठाकरे पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे पदयात्रा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां राहुल गांधी का सावरकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया, तो वहीं वो बीजेपी पर भी हमलावर रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसे जाएगी नहीं, जाने वाले नहीं, और कोई भी जितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र संग्राम जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए? क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है? जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। गुरुवार को राहुल गांधी से जब दोबारा सावरकर पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी पेश कर बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो केवल सच बता रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते नजर आए और बाद में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को राहुल गांधी के सावरकर के बयान से तो अलग किया, लेकिन बीजेपी पर भी वो हमलावर रहे, उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश होगी कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहें। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बीजेपी आज से धुआंधार चुनाव प्रचार करने जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी के 15 वरिष्ठ नेता एक ही दिन में चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवसारी, राजकोट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी जामनगर, भरूच और सूरत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोरबी जिले में चुनावी रैलियां करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई आला नेता आज चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। और बीजेपी को इस तरह की उम्मीद है कि इतने सारे नेताओं का जमावड़ा इस तरह से जब गुजरात में किया जाएगा तो एक माहौल जरूर बनेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। गुजरात में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शुक्रवार से बीजेपी वहां पर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये चुनाव अभियान जबरदस्त तरीके से शुरू करने जा रही है बीजेपी। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं गुजरात के CR पाटिल, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके लिए कारपेट बॉम्बिंग करेगी, यानी देश के जो तमाम पार्टी के आला नेता हैं वो अगले 3 दिनों तक गुजरात में एक के बाद एक धुआंधार चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसमें शनिवार को पीएम मोदी की भी रैलियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार से लेकर सोमवार तक 3 दिनों तक गुजरात में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो पहले चरण की 89 सीटें, उनमें से 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, अलग अलग राज्यों के नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। इसे बूथ संपर्क यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें ये तमाम नेता हर
क्षेत्र में जो मंदिर होगा वहां पर दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और दिन भर बूथों पर संपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, सीधे सीधे काम जो बीजेपी ने किया है राज्यों में, केंद्र में, उसके बारे में गुजरात के लोगों को जानकारी देंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं किया जाएगा और रात में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इन विधानसभा क्षेत्रों पर उनसे संपर्क किया जाएगा। जो रैलियां हो रही है उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये जा रहे हैं गुजरात में और कम से कम 15 जगहों पर अलग अलग इनकी भी रैलियां होने जा रही हैं। तो इस तरह से पूरे गुजरात को बीजेपी छान मारेगी और ये उसका बीजेपी का कहना है कि इससे जो कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, इससे पीएम मोदी की जो रैलियां हैं उनकी शुरुआत करने के लिए एक ज़बरदस्त माहौल पार्टी तैयार करेगी गुजरात में। और इस तरह से जहां पर बीजेपी रिकॉर्ड 7वीं बार गुजरात में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, वहां पर वो कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए इस तरह पर बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर यह संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन और आप के नेता जैस्मिन शाह को मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर रोक का आदेश यहां पर उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है। जैस्मिन शाह के दफ्तर पर ताला लगाने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जैस्मिन के सरकारी वाहन और स्टाफ पर भी रोक के आदेश हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये आदेश जारी किया है। वहीं डीडीसी की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार का ये थिंक टैंक माना जाता है। वहीं पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एलजी से जैस्मिन की शिकायत की थी। जैस्मिन पर सरकारी सेवा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और उपराज्यपाल ने नोटिस देकर जैस्मिन शाह से जवाब मांगा था इस पर। वहीं जैस्मिन शाह ने कहा था कि ये मंत्री पद है और मुख्यमंत्री के अधिकार में आता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शरद, बताएं जैस्मिन शाह पर किस तरह के आरोप हैं और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की जो बात आ रही है उसकी भूमिका क्या रहती है, बताएं तफसील से। देखिए जया, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन में जैसे भारत सरकार के लिए नीति आयोग है, ठीक उसी तरह से दिल्ली सरकार के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन है। ये जब केजरीवाल सरकार 2015 में आई थी तभी ये बनाया गया था, तब से ये काम कर रहा है। तो जो जैस्मिन शाह हैं उनके ऊपर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यह आरोप लगाया था कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह इस समय काम कर रहे हैं। टीवी पर ये प्रवक्ता के तौर पर ही अपेयर होते हैं, डिबेट भी करते हैं और ये सर्विस रूल का उल्लंघन है। ये शिकायत करते हुए उपराज्यपाल को उन्होंने शिकायत भेजी थी। उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को ये शिकायत भेजी और चीफ सेक्रेटरी ने ये पाया कि हाँ ये शिकायत सही है। उसके आधार पर एक नोटिस इश्यू हुआ था जैस्मिन शाह को कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, आप 7 दिन के भीतर जवाब दीजिए। तब जैस्मिन शाह ने कहा था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है ये पद, क्योंकि एक मंत्री रैंक का पद है और केवल मुख्यमंत्री को ही अधिकार है मुझे पद से हटाने का या मेरे ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करने का। तो समझा जाता है कि ये वही मामला है। हालांकि आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है, आदेश में केवल जो जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि दफ्तर पे जैस्मिन शाह के ताला लगा दिया जाए और जो सरकारी वाहन जो भी स्टाफ उनको मिलता है तुरंत प्रभाव से सब कुछ वापस ले लिया जाए। जी संक्षेप में ये भी बताएं शरद की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर किस तरह का आरोप लगा है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन की बात हो रही है। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद है उन्होंने भी शिकायत की थी, तो क्या आरोप है कि किस तरह का बेजा इस्तेमाल किया है उन्होंने? देखिए वो ये कह रहे हैं कि सर्विस रूल्स का उल्लंघन हुआ। जो अधिकारी होते हैं वो इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है जैस्मिन शाह पर। हालांकि हम देखते हैं कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं देश में उसके जो चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन या और पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के जो पदाधिकारी होते हैं वो काम करते हैं क्योंकि एक तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटी वो होते हैं। तो इसमें सर्विस रूल्स का उल्लंघन की बात की गई है, लेकिन अभी उपराज्यपाल की तरफ से ये जो आदेश जारी किया गया है इसमें वो सर्विस रूल का हवाला नहीं दिया गया। कैसे सर्विस रूल के तहत जैस्मिन शाह आते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैस्मिन शाह जो है या ये जो पद है डीडीसी वाइस चेयरमैन का, इससे पहले आशीष खेतान इसके वाइस चेयरपर्सन हुआ करते थे, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता थे। जैस्मिन शाह बने हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के नेता है। तो कैसे ये पद
सर्विस रूल्स के तहत आता है। ये अभी उपराज्यपाल की तरफ से जो है कम से कम मीडिया को नहीं बताया गया है। बिल्कुल, तो उपराज्यपाल की तरफ से जो आदेश आया है उसमें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो आदेश दिया गया है उसके पीछे का आधार मूल वजह सर्विस रूल का उल्लंघन है या कुछ और बात है। ये शरद शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जैस्मिन शाह के दफ्तर पर ताला लगाने का उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है। जैस्मिन के सरकारी वाहन और स्टाफ पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। और डीडीसी जो कि एक थिंक टैंक मानी जाती है आम आदमी पार्टी, उसके वाइस चेयरपर्सन है जैस्मिन शाह, उनके खिलाफ ये आदेश आया है। आतंकवाद की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में आज से 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। और टेरर फंडिंग को लेकर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकवाद के वित्त पोषण के अलग अलग पहलुओं से मुकाबले के मुद्दे पर इस सम्मेलन में एक विस्तृत चर्चा होने जा रही है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कई अहम नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बताया जा रहा है कि एनआईए की तरफ से किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस 18 और 19 2 दिन तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। Hosted by Australia, built on the Paris Agenda and highlighted the best practices to counter terrorism financing and the need to develop strong coordination and partnership among nations. तो इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का मकसद कहीं ना कहीं पेरिस और मेलबर्न में पिछले 2 सम्मेलनों में जो टेरर फंडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके बीच एक चर्चा को आगे बढ़ाना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी अपनी बात रख सकते हैं। 2 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और सरकारी अधिकारी यहाँ पर इस तरीके से ये भी खबर आ रही है कि ये 18 और 19 2 दिन चलेगा। आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं, नो मनी नो टेरर, ये एक मुद्दा है जिसको लेकर ये चर्चा आज चल रही है। और आज इसकी शुरुआत हुई है। आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का ये एक पूरा का पूरा सम्मेलन है जिसकी मेजबानी होते हुए आप देख पा रहे हैं। तो मुख्य रूप से इस सम्मेलन की अगर बात करें तो आप तमाम विदेशी मेहमानों को यहाँ पर देख रहे हैं, प्रतिनिधियों को यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू होने जा रही है। और आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और साथ ही साथ अनौपचारिक स्रोतों जैसे कि हवाला और ये तमाम चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर दिख रहे हैं मंच पर, कुछ देर में वो भी अपनी बात रखेंगे। Ladies and gentlemen, as we seek to be led and guided by the Honourable Prime Minister, please join me as I request Honourable Prime Minister Modi for his inaugural address. My colleague in the Union Cabinet, Shri Amit Shah, distinguished dignitaries, delegates from different countries, members of investigative agencies and security forces from across the world, and my dear friends, I welcome you all to the 3rd Ministerial Conference on counter-terrorism financing. Friends, it is significant that this conference is happening in India. Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact
with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. Friends, this is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy, be it tourism or trade. Nobody likes an area that is constantly under threat. And due to this, the livelihoods of people are taken away. It is all the more important that we strike at the root of terror financing. Friends, in today's world, ideally, there should be तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने भी आतंकवाद के दंश को झेला है, हमने बहादुरी से उसका सामना किया है और सैकड़ों भारतीयों को हमने आतंकवाद में खोया है। हम तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका खात्मा नहीं हो जाता। ये सिर्फ मंत्री स्तरीय सम्मेलन नहीं है बल्कि इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। एक दीर्घकालिक आतंकवाद का जो हमने देखा है, लोकल इकोनॉमी हो, टूरिज्म हो, ट्रेड पर, तो इसका असर देखने को मिलता है। और वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिसमें वीडी सावरकर पर दिए बयान पर ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। दूसरी खबर, राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों की रिहाई के फैसले पर केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। तीसरी खबर, सपा नेता आजम खान को झटका लगा है, वोटर लिस्ट से भी उनका नाम हटा दिया गया है, वोट नहीं दे पाएंगे 5 दिसंबर को। चौथी खबर, गुजरात प्रचार में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग, पीएम समेत कई मंत्री उतरेंगे। पांचवी और आखिरी खबर, नार्को टेस्ट बताएगा श्रद्धा के कत्ल का पूरा राज।